खामोश सा अफसाना। एक एहसास था जो दोनों के दिलों में गूंजा, पर जिंदगी में कभी उतर न सका। ये कहानी आधी हकीकत है और आधी कल्पना, पर सच्ची है। अध्याय 5 तस्वीर की सच्चाई। माधव का इस कोठी में एक कमरा था जिसे जोगिंदर दादा ने पहले से ही साफ सुथरा करवाकर तैयार रखा था। उस कमरे के एक कोने में माधव के बचपन के तमाम खिलौनों को बड़े सलीके से सजाकर रखा गया था। दूसरे कोने में एक आरामदायक बिस्तर बिछा था जिस पर मोटा सा गद्दा और मुलायम तकिए उसे सुकून देने के लिए इंतजार कर रहे थे। खिड़की के पास एक आधुनिक कंप्यूटर टेबल रखी थी जिस पर एक डेस्कटॉप रखा था, वही डेस्कटॉप जो कभी माधव के लिए बहुत बड़ा और अनोखा हुआ करता था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी उसकी वापसी का इंतजार कर रही हों। माधव कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। रात की चांदनी में उसे ओक के पेड़ों की काली आकृतियां साफ नजर आ रही थीं, जिनके पत्ते धीमे धीमे हवा में लहरा रहे थे। दूर कहीं से उल्लू की टूक टूक करती आवाज सन्नाटे को चीरती हुई उसके कानों में पड़ रही थी। जब वो आवाज कुछ पल के लिए थम जाती तो झींगुरों की लगातार बजती छीं छीं जैसे कोई मधुर लयबद्ध धुन बन जाती, एक ऐसी धुन जो रात के सन्नाटे में भी जीवन का संगीत घोल रही थी। माधव की आंखें उस दृश्य में खो गई थीं और उसकी सोच कहीं दूर भटकने लगी थी। माधव की खुली आंखों के सामने अब शिप्रा की आकृति उभरने लगी थी, वही शिप्रा जो पुणे में रहती थी, जिससे वह आज तक कभी नहीं मिला था, पर इंटरनेट पर उसकी तस्वीर देख चुका था। वो असली वाली शिप्रा जो शायद इन सब बातों से अनजान थी कि उससे कोई 1800 किलोमीटर दूर कोई और उसी के नाम और चेहरे से जिंदगी जी रही थी। माधव ने कंप्यूटर टेबल पर बैठते ही उस सोशल मीडिया वेबसाइट को खोला जहां उसने पहली बार असली शिप्रा की प्रोफाइल देखी थी। अब की बार उसने उसका प्रोफाइल बहुत गौर से देखना शुरू किया। वो उसकी सभी तस्वीरें एक एक कर ध्यान से देखने लगा। उसकी शादी की तस्वीरें, कॉलेज और स्कूल के दिनों की तस्वीरें। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर आकर ठहर गई। वह उसके स्कूल के सांस्कृतिक समारोह की तस्वीर थी जिसमें वह एक समूह नृत्य कर रही थी। उस फोटो में सभी के चेहरे टैग किए गए थे, बस एक को छोड़कर। एक लड़का जो पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में था, उसका चेहरा टैग नहीं किया गया था। माधव ने उस तस्वीर को झूम किया। जैसे ही चेहरा साफ हुआ, उसकी सांसें थम सी गईं। वो लड़का इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एक लड़की थी। माधव ने उस इंस्पेक्टर बनी लड़की का चेहरा ध्यान से देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और चेहरे पर एक अनसोची जीत की सी खुशी झलकने लगी। वो लड़की हूबहू नकली शिप्रा जैसी लग रही थी, मगर माधव पूरी तरह से यह नहीं कह सकता था कि वही नकली शिप्रा है, क्योंकि वो तस्वीर स्कूल के दिनों की थी और उस वक्त उसकी उम्र शायद 15 या 16 साल रही होगी, जबकि अभी की नकली शिप्रा की उम्र लगभग 32-33 साल के करीब लगती थी। माधव ने वह फोटो डाउनलोड की और एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से उस लड़की के चेहरे को उम्र बढ़ाकर 33 वर्ष जैसा किया। जैसे ही सॉफ्टवेयर ने परिणाम सामने दिखाया, माधव को पूरा यकीन हो गया कि वही लड़की आज की नकली शिप्रा है। उसने उस बदली हुई तस्वीर का प्रिंटआउट निकाला और तेजी से भागते हुए चाचा उमाशंकर के कमरे की ओर चला गया, उस सच को उनके सामने रखने के लिए जिसे वो अभी अभी खोज कर लाया था। उमाशंकर चाचा अब कमरे के एक आलीशान से सोफे पर बैठे थे और उनके हाथ में बियर से भरा हुआ गिलास था। कमरे में रोशनी का इकलौता स्रोत एक टेबल लैंप था जिसकी मध्यम पीली रोशनी पूरे माहौल को किसी पुरानी याद में डूबे हुए दिल की तरह महसूस करवा रही थी। उनके पास वाले सोफे पर जोगिंदर दादा भी बैठे थे और एक भारी कांच के जग से बियर पी रहे थे जो उनकी गठीली कदकाठी के एकदम अनुकूल लग रही थी। माधव को कमरे में आता देख उमाशंकर चाचा की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोले, देखो जोगिंदर, शायद हमारा बच्चा कोई नई खोज करके आया है। आओ माधव, बताओ क्या लाए हो। माधव ने बिना एक पल गंवाए वो तस्वीर चाचा जी को दिखाई और जैसे कोई बच्चा ट्रॉफी जीतकर अपने बड़ों को दिखाता है, उसी उत्साह से बोला, चाचा जी, यही है नकली शिप्रा। उमाशंकर चाचा ने तस्वीर हाथ में लेते हुए गहरी नजर से उसे देखा और फिर धीमे स्वर में बोले, अच्छा,
तो यही है वो बहुरूपिया शिप्रा? अच्छा है, वैसे तुमने ठीक किया कि खुद ही मेरे पास आ गए। तो अब बताओ माधव, आगे क्या करोगे और कैसे? माधव जैसे पहले से ही सब कुछ सोचकर आया था। उसके मन में सारी रणनीति तैयार थी। वह थोड़ा उत्साहित होकर बोलने लगा, पहले हम खैरागढ़ जाएंगे, वहां से असली शिप्रा का पता निकालेंगे। फिर बिलासपुर जाएंगे, वहां से हमें पुणे का सुराग मिलेगा। और फिर हम पुणे जाकर शिप्रा से मिलेंगे, उस असली शिप्रा से। उससे पूछेंगे कि ये नकली शिप्रा कौन है और क्यों उसके नाम से रह रही है। इसके बाद हम गढ़चिरौली जाएंगे, वहां जाकर कर्नल और उनके बेटे के बारे में पता करेंगे। फिर उन सब की कहानी समझकर सबूत इकट्ठा करेंगे और सबाथू लौटकर मेजर साहब की मदद से कर्नल का राज खोलेंगे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। बस यही योजना है चाचा जी। उमाशंकर चाचा ने माधव की बात सुनकर उसे घूरते हुए गुस्से में कहा, वाह, देख रहे हो जोगिंदर, हमारा छोटा बच्चा अब भी बच्चा ही है। इसने कितनी सरल कहानी बना दी, शुरुआत, योजना और यहां तक कि परिणाम भी बता दिया। जोगिंदर दादा मुस्कुराते हुए बोले, जाने दो सर, अभी तो हमारे लिए बच्चा ही है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। उमाशंकर हंसते हुए बोले, अरे अब तो ये 38 साल का बूढ़ा बच्चा है माधव। चाचा की बात पर माधव को हल्का सा गुस्सा भी आया और एक अनकही शर्मिंदगी ने भी उसे छू लिया। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या गलत है चाचा जी इसमें? उमाशंकर चाचा ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में थामे बियर के गिलास को मेज पर रखते हुए बोले, माधव मेरे बेटे, कभी भी कोई योजना बनाते समय यह जरूर सोचना चाहिए कि उसे अमल में लाने में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। अब ध्यान से सुनो। चाचा की आवाज में अब अनुभव की गंभीरता थी। तुमने यह नकली शिप्रा की तस्वीर इंटरनेट से निकाली और ऐसा करने में तुम्हें बस कुछ ही समय लगा होगा, है ना? नहीं तो अगर तुम ये तस्वीर लेने सबाथू चले जाते तो न जाने कितना वक्त, पैसा और जोखिम उठाना पड़ता। लेकिन तुमने आज की तकनीक का बेहद समझदारी से इस्तेमाल किया, जो हमारे समय में नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो जब तुम्हारे जमाने में सब कुछ घर बैठे मिल सकता है तो फिर बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? हमें खैरागढ़ या बिलासपुर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहीं घर बैठे शिप्रा का पुणे का पता निकालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मिलेंगे, नहीं तो उसके जीवन में बेवजह तूफान नहीं खड़ा करेंगे। वो थोड़े झुक कर बोले, अब बताओ तुम्हें ये तस्वीर कैसे मिली? माधव ने एक आज्ञाकारी छात्र की तरह सादगी से बताया, मैं असली शिप्रा की प्रोफाइल इंटरनेट पर देख रहा था। उसकी स्कूल की तस्वीरों में से एक में यह चेहरा दिखा जो एक पुलिस इंस्पेक्टर की वेशभूषा में थी। मैंने उस तस्वीर को एक सॉफ्टवेयर से एडिट किया ताकि उसमें उम्र का बदलाव लाकर 33 साल की शक्ल दी जा सके, और तब जाकर तस्वीर हूबहू नकली शिप्रा से मेल खाने लगी। उमाशंकर चाचा ने सर हिलाया और गंभीर स्वर में बोले, तो अब हमें यह पता है कि हमारी संदिग्ध, जिसे हम अभी एक्स कहकर पुकारेंगे, शिप्रा के साथ स्कूल में थी। इसका मतलब है हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि शिप्रा ने स्कूल कहां से किया था। एक बार स्कूल का नाम मिल जाए तो एक्स तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा। उन्होंने आगे निर्देश दिया, अब तुम्हारा पहला काम यह है कि फिर से शिप्रा की प्रोफाइल में जाओ और देखो कि क्या उसका स्कूल का नाम कहीं लिखा है, खासकर अबाउट सेक्शन में। अगर लिखा है तो काम आसान हो जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो तुम्हें उसके सारे स्कूल के फोटो एक बार फिर से ध्यान से देखने होंगे। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कहीं ना कहीं स्कूल का नाम जरूर मिलेगा, और जिस फोटो में स्कूल दिख रहा है उसमें बैच का वर्ष भी जरूर लिखा होगा। वहीं से हम पता कर सकेंगे कि एक्स कौन है। फिर उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाओ और ढूंढो। जोगिंदर थोड़ी देर में खाना लगाएगा, तब तक तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए, समझे? कर लोगे ना? माधव ने चुपचाप सिर हिलाया और बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे की ओर चल दिया। ठीक आधे घंटे बाद जोगिंदर दादा ने सबको खाने के मेज पर बुलाया। माधव और उमाशंकर दोनों नीचे भोजन कक्ष में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जोगिंदर खाना परोसने लगे ही थे कि माधव उत्साह से बोल पड़ा, चाचा जी, एक्स और शिप्रा बर्जेस इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल की 2001 की स्टूडेंट है। उमाशंकर कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप खाना खाते रहे
मानो किसी गहरी सोच में डूबे हों। लेकिन माधव को जैसे शिप्रा से जुड़ी बातें जानने की बेचैनी थी। उसने दोबारा पूछा, चाचा जी, अब क्या करेंगे हम? उमाशंकर ने थाली से नजर हटाए बिना शांत स्वर में कहा, अब बिल्ली का ब्याह करेंगे, चुपचाप खाना खाओ, बाद में बात करेंगे। माधव का मन नहीं माना, पर चाचा की बातों में जो गंभीरता थी उसने उसका प्रभाव समझा और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी थाली खत्म करने लगा। रात का खाना जैसे ही खत्म हुआ, माधव की बेचैनी और बढ़ गई। अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने झिझकते हुए चाचा जी की ओर देखा और कहा, चाचा जी, अब जब हमें यह पता चल चुका है कि एक्स ने पढ़ाई कहां से की है, तो अगर उसका नाम भी पता चल जाए तो सारी गुत्थी सुलझ सकती है। उमाशंकर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने शांत स्वर में पूछा, पर यह बताओ, नाम जान लेने से क्या सारा काम अपने आप बन जाएगा? माधव चाचा जी की बातों से पूरी तरह सहमत था। उसे अब समझ आ गया था कि यह मामला उतना सीधा नहीं जितना उसने सोचा था। सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं होगा। एक्स के स्वभाव, उसके अतीत की तहों को भी खंगालना पड़ेगा। और फिर कर्नल, उसका इतिहास भी कम पेचीदा नहीं। माधव ने गहरी सांस ली और चाचा जी की ओर देखा। चाचा जी, वह बोला, काम तो बहुत बड़ा है। जैसा मैं समझ रहा था वैसा बिल्कुल नहीं निकला। सब कुछ जानने समझने में 2 महीने तो लग ही जाएंगे। आप ही बताइए, मैं अकेले क्या करूं? उमाशंकर ने उसके चेहरे की उलझन पढ़ ली। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, माधव, एक कहावत है, अगर कोई काम अकेला आदमी करे तो उसमें 10 दिन लगते हैं, लेकिन वही काम 10 लोग मिलकर करें तो 1 दिन में हो सकता है। जरूरत है बस समझदारी से काम बांटने की, सही मार्गदर्शन की और अच्छे नियंत्रण की। उनकी आवाज में अनुभव था और आश्वासन भी। माधव ने चुपचाप सिर हिलाया। अब रास्ता भले लंबा हो, लेकिन अकेला नहीं था। उमाशंकर ने अपनी गंभीर मुद्रा को हल्का करते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, चलो आओ मेरे कमरे में, वहीं बैठकर इस कहानी की रूपरेखा तय करते हैं। उनके स्वर में अब एक योजना की स्पष्टता थी। सब लोग धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ने लगे, पर जोगिंदर दादा वहीं खड़े रहे। उन्होंने उमाशंकर की ओर ऐसे देखा जैसे उनकी निगाहें कह रही हों, क्या मुझे नहीं बुलाओगे? उन्हें कुछ कहने का मौका मिलता, उससे पहले ही उमाशंकर ने उनकी ओर देखा और हंसते हुए बोले, अरे जोगिंदर दादा, क्या आपको कोई खास निमंत्रण देना पड़ेगा? नहीं तो आप तो यूं ही एक रूठे फूफा की तरह दरवाजे पर खड़े रहेंगे और बाद में कहेंगे, मुझसे तो किसी ने कहा ही नहीं। सभी हंस पड़े। माहौल कुछ हल्का हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर एक नई योजना का बीज बोया जा चुका था। जैसे ही उमाशंकर कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने बिना वक्त गंवाए अपनी कुर्सी संभाली और दीवार पर टंगे सफेद बोर्ड की ओर इशारा किया। माधव, वे बोले, इस बोर्ड का इस्तेमाल अब रणनीति बनाने के लिए करेंगे। ऊपर की पंक्ति में लिखो, पुणे शिप्रा से मुलाकात। उसके ठीक बगल में लिखो, एक्स की जानकारी। फिर अगली जगह बरगेस। माधव चुपचाप लिखता गया और बाकी सब सांस रोके सुनते रहे। उमाशंकर की आंखों में अब योजनाओं की चमक थी। पुणे में शिप्रा से मेरी एक पुरानी दोस्त मिलेगी, उन्होंने समझाया। वो वहां एक मदर्स काउंसलर बनकर जाएगी, ढकी छुपी पहचान में। बातचीत के दौरान वह एक्स का नाम निकाल लेगी। उसी वक्त उन्होंने जारी रखा, बिलासपुर में मेरे पुराने जानकार जो एक नामचीन गणित शिक्षक हैं और कोचिंग चलाते हैं, वे बरगेस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेंगे। जैसे ही हमारे पास एक्स का नाम और उसका साल मिल जाता है, वे उसका पता और पिता का नाम रिकॉर्ड से निकलवा लेंगे। कुर्सी पर थोड़ा पीछे सरकते हुए उन्होंने और जोड़ा, बिलासपुर में मेरे 2 जासूस पहले से तैयार रहेंगे। जैसे ही एक्स का पता मिलेगा, वे वहां जाकर हर जरूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। कौन सी, ये मैं अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। फिर उन्होंने जोगिंदर की ओर देखा। जोगिंदर, तुम अपने 2 पंटरों को गढ़चिरौली के लिए तुरंत रवाना करो। कल सुबह तक नागपुर और दोपहर तक गढ़चिरौली पहुंच जाने चाहिए। अब जगत मोहन को फोन करो। आईजी बना है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना उसका भी। कमरे का माहौल अब गंभीर नहीं, बल्कि संगठित हो चुका था।
जैसे कोई अभियान शुरू होने ही वाला हो। जोगिंदर दादा ने लैंडलाइन का रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ देर की घंटियों के बाद उधर से एक सख्त आवाज सुनाई दी। जगत मोहन, आईजी, वेस्ट बंगाल, पुलिस इस तरफ। जोगिंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शरारती बच्चा आपसे बात करना चाहता है। उधर से अफसर ने तुरंत जोगिंदर की आवाज पहचान ली और हंसते हुए बोले, पहलवान, कहां हो तुम? भैरवनाथ से बात कराओ। जोगिंदर ने बिना कुछ कहे रिसीवर उठाया और उसे धीरे से उमा शंकर की ओर बढ़ा दिया। उमा शंकर ने हंसते हुए पूछा, कैसे हो जगत मोहन? आशा करता हूं आईजी की कुर्सी अब तक चुभने नहीं लगी होगी। उधर से जगत मोहन की आवाज में हल्की हंसी घुली हुई थी। क्या बात है, इतने दिनों बाद भैरवनाथ को मेरी याद आ गई। जब से तुम्हारे भतीजे ने तुम्हारी जगह संभालनी शुरू की है, तुम तो जैसे गायब ही हो गए हो। उमा शंकर ने इस टिप्पणी को जैसे अनसुना कर दिया और सीधे मुद्दे पर आते हुए बोले, जगत, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। अब जब तुम आईजी बन गए हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। जगत मोहन का स्वर अचानक गंभीर हो गया। तुम कब से इतने औपचारिक हो गए उमा? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, बशर्ते वो कानून के दायरे में हो। अब ये मत पूछो, सीधा बताओ क्या करना है। उमा शंकर ने आगे कहा, मेरे 2 जासूस एक मिशन के लिए कल नागपुर पहुंचेंगे, फिर वहां से गढ़चिरौली। उन्हें बस कुछ जानकारी चाहिए है। अगर तुम महाराष्ट्र पुलिस से कहो कि उनकी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करे, जानकारी लेकर वह कल ही वापस नागपुर आ जाएंगे। दूसरी तरफ से उत्तर आया, समझो हो गया और कोई सहायता? उमा शंकर ने कहा, तुम्हारा धन्यवाद जगत मोहन, मैं जब कोलकाता आऊंगा तब मिलता हूं, और फोन रख दिया। उसके बाद उमा शंकर ने जोगिंदर दादा को कुछ समझाया और जोगिंदर कमरे से चला गया। माधव को उम्मीद थी कि चाचा जी उससे पुणे जाने देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, जिससे माधव को अजीब बेचैनी होने लगी। उसने चाचा जी से पूछ ही लिया कि उसे क्यों नहीं जाने दिया पुणे। एक्स का पता तो वो भी लगा सकता था। उमा शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्यों जाने की सोच रहे थे। मैं कहूंगा तुम गुवाहाटी जाओ, वो तुम्हें वहीं मिलेगी। माधव जैसे किसी भूली कहानी में खो गया। उसके आंखों के सामने जैसे उसकी जवानी का एक दौर गुजर गया, पर वो खुद को संभालता हुआ बोला, चाचा जी, मैं कब का भूल गया हूं उसे, अब सिर्फ काम पर ध्यान है मेरा। ये सुनकर उमा शंकर मजाकिये अंदाज में हंसा और बोले, बेटा, मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो वह मैं तुमसे पहले जी चुका हूं। अब जाओ, सो जाओ, कल तुम्हें सब पता चलेगा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।